नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक। आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान। तो इस वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो उनकी टेक्नोलॉजी तो ज़रूर ही यूज़ करते होंगे, ऐसे उनके सीईओ का कहना है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्वालकॉम की शुरुआत कैसे हुई, कैसे उन्होंने इतनी जल्दी एक्सपैंड कर लिया, क्या उनका अनोखा बिजनेस मॉडल है जो कि शायद ही किसी कंपनी का होगा, इसके अलावा वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या क्या वो प्रॉब्लम्स फेस करें। तो बेसिकली एक बहुत फेमस कंपनी के बारे में आपको काफ़ी अननोन चीज़ें जानने को मिलेगी। तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। और हाँ यार, हम बहुत जल्दी एक Q&A शूट करने वाले हैं, तो जो भी क्वेश्चंस आप मेरे से पूछना चाहते हैं कमेंट्स में ज़रूर लिख देना। और अब देर किस बात की, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वालकॉम यानी क्वालिटी कम्युनिकेशंस एक US की कंपनी है जो कि मोस्टली वायरलेस कम्युनिकेशन के फील्ड में काम करती है। क्वालकॉम की शुरुआत 1985 में इरविन जेकब्स ने 7 लिंकबिट एम्प्लॉयज़ के साथ करी थी। पर पहले हम थोड़ा इनके फाउंडर इरविन जेकब्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इरविन जेकब्स ने यार जितनी पढ़ाई करी है ना, मुझे लगता है एक इंसान को 2-3 जिंदगी लग जाएगी उतना पढ़ने के लिए। मतलब बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ साइंस, सब कुछ किया है, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस जैसे फील्ड्स में, और कॉर्नेल और MIT ऐसे कॉलेज में। इसके बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर ये सब रहे। तो इन्होंने 35 वर्ष की एज में 1968 में लिंकबिट कॉर्पोरेशन की शुरुआत करी थी, जो कि सैटेलाइट इंक्रिप्शन डिवाइसेस में काम करती है। उसके बाद 1985 में जब इनकी एज 52 ईयर्स थी, यार तब तो यार लोग रिटायरमेंट के प्लान्स बना लेते हैं, बोलते हैं कि यार आगे के जो गोल्स हैं हम वो अगले जन्म में करेंगे। पर हमारे इरविन जेकब्स बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। उनको लगा कि यार अभी तो बहुत टाइम है, काफी कुछ अचीव कर सकते हैं, और उन्होंने क्वालकॉम की शुरुआत कर दी। तब उन्होंने रिस्क लिया, तभी तो आज वो बिलियनर है। वो बिल्कुल जो नॉर्मल हम फाउंडर्स की स्टोरीज देखते ना कि यार ये कॉलेज ड्रॉप आउट है, बिल्कुल पढ़ता नहीं था, लाइफ बहुत खराब हुई थी, वैसे कैरेक्टर नहीं थे। बिल्कुल आदर्श बच्चे, आदर्श इंसान, आदर्श सिटीजन थे। पर जब वो बिजनेस फील्ड में आए, ऐसा आतंक मचाया जो कि हम आगे अब डिस्कस करेंगे ही। तो शुरुआत में क्वालकॉम सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स बनाता था ट्रकिंग कंपनीज के लिए। तो उससे उनको जितना भी प्रॉफिट आता था वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करते थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार इरविन जेकब्स वो पहले एक रिसर्चर और प्रोफेसर थे, तो उनको रिसर्च की वैल्यू पता थी, और उनको धीरे धीरे लगने लग गया था कि यार आगे जाके मोबाइल डिवाइसेस तो बहुत कॉमन होने वाले हैं, तो ये वायरलेसली कम्युनिकेट करने वाले हैं। तो ये वाला जो फील्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट और वो बहुत बड़ा फील्ड है। और उससे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि यार जो कम्युनिकेशन के फील्ड में वैसे ही ऑलरेडी इरविन जेकब्स ने अपनी रिसर्च भी करी थी और काफ़ी काम भी किया था। तो उनको लगा कि यार यही हमारा फोकस एरिया होना था। तो जितना भी वो प्रॉफिट होता था वो इसी चीज़ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा देते थे। उस टाइम में सेलुलर कम्युनिकेशन के लिए TDMA यानी टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का स्टैंडर्ड यूज होता था। पर क्वालकॉम का मानना था कि यार CDMA यानी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का जो स्टैंडर्ड है वो फ्यूचर होने वाला है। तो उस पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी। तो इतना ज़्यादा रिसर्च में पैसे खर्च करने लग गए थे कि यार उनको काफ़ी ज़्यादा लॉसेज होने लग गया था। तो ताकि वो पैसा रेज कर पाए, उन्होंने अपना IPO किया 1991 में, जिसमें उन्होंने $68 मिलियन उठाए। तो उसके बाद जब CDMA का रिसर्च सक्सेसफुल हुआ और उन्होंने प्रूव किया कि हाँ भाई CDMA काफ़ी बेटर है TDMA से, धीरे धीरे जब कंपनी CDMA स्टैंडर्ड की ओर मूव करने लगी तो फिर से उन्होंने 1995 में 11.5 मिलियन शेयर्स और बेचे, जिसकी वजह से वो $486 मिलियन रेज कर पाए, जो कि वो CDMA बेस्ड फोन्स, बेस स्टेशन, इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करने वाले थे। तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि यार ये जो फील्ड है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी है, प्लस उसमें एंट्री मारना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आपको सारी बड़ी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन को कन्विंस करना पड़ेगा। तो ये करना काफ़ी मुश्किल होता है, पर क्वालकॉम वो कर पाई और 2G के सीन में उनको काफ़ी सक्सेस मिला। तो उसके बाद उन्होंने 3G के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन किए, 4G में भी काफ़ी इनोवेशन किए। पर वो सिर्फ इनोवेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन में रुके नहीं, उन्होंने सोचा कि भैया हमको और थोड़ा पैसा कमाना है, हम क्यों ना चिप्स बनाना शुरू करें। तो इस टाइम में मोबाइल फोन्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगे थे, काफ़ी सारी चीज़ें आप मोबाइल फोन्स पे कर पाते थे, और कई सारे कंपनीज इस फील्ड में आ गए थे। तो क्योंकि क्वालकॉम को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने स्नैपड्रैगन SoC यानी सिस्टम ऑफ चिप बनाया, जिसमें बेसिकली CPU, GPS, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, कैमरा सपोर्ट और दूसरे सॉफ्टवेयर और सेमीकंडक्टर सब कुछ अवेलेबल थे। तो मतलब बेसिकली वो एक ब्रेन ऑफ फोन बन गया था, जो कि उनका काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और क्योंकि उनको इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी, तो वो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। और उसके बाद तो आपको क्वालकॉम के बारे में पता ही होगा कि यार उनके स्नैपड्रैगन चिप्स कितने ज़्यादा फेमस है। और 4G के बाद अब तो वो धीरे धीरे 5G टेक्नोलॉजी में भी एंट्री मार रहे हैं, और उसमें भी उन्होंने काफ़ी सारे इनोवेशंस किए। तो अभी अगर आप देखेंगे कि यार क्वालकॉम $100 बिलियन से भी ज़्यादा बड़ी कंपनी है। तो अभी तक अगर आपको एक केस स्टडी
पसंद आ रही है तो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि यार आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करो। वहाँ पे मैं अलग 1 मिनट की केस स्टडीज, चाहे वो कैनवा की केस स्टडी हो, इंस्टाकार्ट की केस स्टडी हो, जिसमें उनके फाउंडर के 20 स्टार्टअप फेल होने के बाद उन्होंने इतना सक्सेसफुल स्टार्टअप शुरू किया। तो ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं अपने इंस्टाग्राम पेज में हर दिन डालता रहता हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से वहाँ भी फॉलो कर लो। अब हम थोड़ा क्वालकॉम के अनोखे बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि यार क्वालकॉम अपने सारे पैसे स्नैपड्रैगन प्रोसेसर से ही कमाती होगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्वालकॉम के बिजनेस को आप मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, QCT, QTL और QSI। पहले हम QCT की बात कर लेते हैं, जो कि एक क्वालकॉम CDMA टेक्नोलॉजीज। तो इसमें बेसिकली उनके CDMA वायरलेस प्रोडक्ट्स होते हैं। तो उनका जो ये जो चिप मेकिंग का बिजनेस है, जिसमें उनका मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू आता है, अराउंड 60% ऑफ द रेवेन्यू उनका इसी से ही आता है। तो जिसमें वो सारे अपने फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स को चिप्स बेचते हैं। दूसरा जो कैटेगरी है वो क्वालकॉम टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग। तो बेसिकली लाइसेंसिंग का बिजनेस है, जिसमें करीब 19% रेवेन्यू आता है, और ये उनका सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है बिजनेस का। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यार वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस करते हैं। काफ़ी ज़्यादा वायरलेस कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट पेटेंट्स उन्हीं के पास हैं। तो कोई भी अगर फ़ोन बना रहा है, उनको ये टेक्नोलॉजीज यूज़ करना ज़रूरी है, तो इसीलिए उनको क्वालकॉम से लाइसेंसेस लेने ही पड़ते हैं। तो इसमें क्वालकॉम का काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है, और इसमें वो कई सारे गेम्स खेलता रहता है। पहली बात, रेवेन्यू तो इससे कम आता है, पर प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा आता है, क्योंकि अगर आप एक बार आपने पेटेंट बना लिया, आप कई साल आराम से कंपनी से पैसे ले सकते हो। और इंटरेस्टिंग बात ये कि जो रॉयल्टीज लेते हैं, ये पूरे एंड प्रोडक्ट का एक सर्टेन परसेंटेज लेते हैं। ये नहीं कि डायरेक्टली टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसको प्राइस करें, एंड प्रोडक्ट चाहे वो $200 का फ़ोन हो या $1000 का फ़ोन हो, उसका एक परसेंटेज, नॉर्मली 3% या ऐसे कुछ वो लेते हैं। पर जैसा कि आपको पता है कि यार धीरे धीरे फ़ोन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ फ़ोन्स दुनिया में ज़्यादा बिक रहे हैं, तो क्वालकॉम का तो फ़ायदा ही फ़ायदा। और इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं, चिप्स के बिजनेस में और भी कई सारे कंपनीज है, जैसे मीडियाटेक हो गया, सैमसंग भी अपने कुछ चिप्स बनाता है, एप्पल भी अपने चिप्स बनाता है। पर इनका जो QTL वाला बिजनेस है, उसमें उनका हार्डली कोई कंपटीशन है, और ये जो टेक्नोलॉजी है वो दूसरे चिप मेकर्स को उसका लाइसेंस भी नहीं देते। तो किसी भी कंपनी को अगर लाइसेंस सही है, तो उनको क्वालकॉम के पास आना पड़ेगा, और क्वालकॉम अपने हिसाब से पैसे लेगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट फील्ड है कि यार पिछले करीब 10 सालों में क्वालकॉम ने लाइसेंसिंग से करीब $50 बिलियन प्री टैक्स प्रॉफिट्स कमाए, जो कि करीब उनके डबल है चिप मेकिंग डिवीजन से। तो इसी चीज का वो फायदा उठाते हैं, जैसे कि वो अपने प्रोसेसर उन्हीं कंपनीज को बेचते हैं, जो कि उनकी कंपनी के पेटेंट्स का लाइसेंस भी लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि यार क्वालकॉम के चिप्स सारे बड़े एंड्रॉयड फोन्स में यूज होता है, तो इन कंपनीज को क्वालकॉम के लाइसेंस भी लेना पड़ता है। इसके अलावा वो कुछ कंपनीज को एक्सक्लूसिव राइट्स भी देते हैं, कि मान लो कि यार अगर आप सिर्फ क्वालकॉम के चिप्स मिलोगे तो आपको कुछ और बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इसको आप 2 तरीके से देख सकते हो। एक तरीका आप ऐसे देख सकते हो कि यार क्वालकॉम नई कंपनीज को आने नहीं देता इस फील्ड में, क्योंकि लाइसेंसेस तो उन्हीं से ही लेना है। पर क्वालकॉम का कहना है कि यार वो इतना ज़्यादा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करता है कि उनको अपने लाइसेंसेस को ऐसे प्राइस करना ज़रूरी है। तो चाहे वो रेवेन्यू ज़्यादा कमा ले अपने चिप से, प्रॉफिट्स उनके लाइसेंसेस से ही आते हैं। और जो उनका तीसरा पार्ट है QSI, क्वालकॉम स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स, उसमें बेसिकली वो दूसरे टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, करीब 1% उनका रेवेन्यू वहाँ से आता है। उन्होंने उसके लिए क्वालकॉम वेंचर्स भी बनाया, जिसमें उन्होंने करीब 140 से भी ज़्यादा कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो कई डिफरेंट फील्ड, जैसे ऑटोमोटिव, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिजिटल हेल्थ, डेटा सेंटर, एंटरप्राइज, इन फील्ड्स में इन्वेस्ट करते रहते हैं। अभी आपको पता ही होगा कि करीब 730 करोड़ रुपए उन्होंने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट किया है 0.15% स्टेक के लिए। तो ये तो उनका हो गया बेसिक बिजनेस मॉडल। पर अगर हम उनके थोड़े फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात कर लें, तो जैसे कि आपको पता है कि यार अभी 5G आने वाला है, और क्वालकॉम ने उसके लिए चिप्स बना दिए हैं। अब तो 5G फोन्स भी आने वाले हैं, और मोस्ट ऑफ द कंट्री में अभी तक 5G नेटवर्क नहीं आया। पर 5G के आने के बाद और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज क्वालकॉम के लिए खुल जाएंगे, और ये सारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज में भी क्वालकॉम धीरे धीरे एंट्री मारेगा। चाहे वो ऑटोमोटिव हो, स्मार्ट होम्स हो, स्मार्ट सिटीज हो, कैमराज हो, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस हो, ये सारी चीज़ों में एक्सपैंड करने वाला है। क्योंकि यार अभी तक इंटरनेट से हम सिर्फ फोन्स कनेक्ट करते थे, जैसे ही 5G आ जाएगा सारे डिवाइसेस एक दूसरे से इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे, तो उसके लिए चिप्स चाहिए होंगे, वायरलेस कम्युनिकेशन चाहिए होगा, और क्वालकॉम बेस्ट पोजीशन है इस चीज़ का एडवांटेज उठाने के लिए। तो ये सारे डिफरेंट फील्ड्स में क्वालकॉम धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है। वेरिएबल्स में तो ऑलरेडी वो एक्सपैंड कर चुका है, पर जैसे जैसे आप देखेंगे यार IoT और हमारे नॉर्मल लाइफ में आएगा, क्वालकॉम एक इंटीग्रल पार्ट बनने वाला है हमारी ज़िंदगी का। तो ये तो है उनके फ्यूचर प्लान्स। पर ऐसा नहीं है कि यार उनकी ज़िंदगी बहुत आराम वाली होने वाली है और कोई टेंशन नहीं, अभी वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो उनका मोस्ट प्रॉफिटेबल पार्ट है वो है लाइसेंसिंग से। तो क्योंकि यार वो डायरेक्टली जो फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस है उसका एक परसेंटेज लेते हैं,
तो इससे काफ़ी ज़्यादा कंपनीज परेशान है कि यार क्वालकॉम हमसे बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करती है और क्योंकि उन्हीं के पास पेटेंट है तो वो डॉन की तरह एक्ट करती है, जो कि बहुत एक गलत बात है। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लॉ सूट्स होते हैं। अभी 2017 में एप्पल के साथ लॉ सूट हुआ था जिसमें भी एप्पल ने सेम ही चीज़ बोली कि यार ये बहुत ज़्यादा रॉयल्टी चार्ज कर रहे हैं। तो लॉ सूट्स इतने कॉमन है कि क्वालकॉम की जो लॉयर की टीम है ना वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनको पता है कि यार कोई ना कंपनी उनको सू करने ही वाली है। तो इसलिए उन्होंने बिल्कुल टॉप नॉच लॉयर्स हायर किए हुए हैं इस चीज़ के लिए, और एक्चुअली उनके काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज इस लीगल एक्सपेंसेस में भी जाते हैं। और क्वालकॉम का कहना है कि यार उनको करना पड़ता है अगर उनको अपना बिजनेस बचाना है। और ये लॉ सूट वाली चीज़ में वो इतने प्रो हो गए कि यार उनको पता है कि यार बहुत सारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च तो होंगे, पर फाइनली कोर्ट डिसाइड करने से पहले ही दूसरी कंपनी क्वालकॉम के साथ आउट ऑफ कोर्ट डिसीजंस ले लेगी। तो क्वालकॉम ने बोला कि भैया जितने लॉ सूट करना है कर लो, हमारी लीगल टीम आपके लिए तैयार है, और क्योंकि हमारे पास पैसे भी हैं तो हम पैसे खर्च करने को भी तैयार है। तो ये वाली स्ट्रैटेजी अभी तक तो उनके लिए चल रही है, पर धीरे धीरे जब ज़्यादा कंपनीज उन पर ऐसे केसेस फाइल करने लगेंगे और अगर एक्चुअली में गवर्नमेंट को लगने लगा कि यार ये एंटी ट्रस्ट लॉ को वायलेट करते हैं या इनके जो पॉलिसीज है वो एंटी कॉम्पिटिटिव है, तो गवर्नमेंट को एंट्री मारना पड़ेगा और उससे क्वालकॉम को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, और अभी तो यार क्वालकॉम सेफ है, पर देखना पड़ेगा यार कब तक वो अपने लाइसेंसेस वाले बिजनेस से इतना ज्यादा प्रॉफिट ले सकता है, वो तो यार टाइम ही बताएगा। पर यार ये जो पूरी केस स्टडी से हमको चीज़ें सीखने को मिलती है वो ये कि यार हम कभी भी ज़्यादा लेट नहीं है शुरुआत करने के लिए। अगर क्वालकॉम को एरविन जेकब्स 52 ईयर्स के एज में शुरू कर सकते हैं तो हमारे पास काफ़ी टाइम है। दूसरा ये कि यार हमें ज़रूरी नहीं है कि यार ड्रॉप आउट होना है कंपनी शुरुआत करने के लिए। पढ़ाई करके, रिसर्च करके, काम करके भी हम सक्सेसफुल कंपनी बना सकते हैं। इसके अलावा जब भी हमारे कंपनी में प्रॉफिट आए हमको अपनी कंपनी में री इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने USPs को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। और अगर हम लर्निंग्स की बात करें कि यार हमको अपने कंपनी के विजन और अपने ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। शुरुआत में उनको लॉस हो रहा था, पर क्वालकॉम को पूरा भरोसा था कि यार वो पूरे वायरलेस इंडस्ट्री को चेंज कर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार हम जो क्रिएट करते हैं उसका एक्चुअली हम वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। कि यार अगर हमने बहुत मस्त चीज़ बना तो ली, पर अगर हम उसको बेच नहीं पा रहे, उससे हम पैसे नहीं कमा पा रहे, प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, तो ये बहुत सैड चीज़ है। तो एक रिसर्च को कैसे बिजनेस में कन्वर्ट करना है ये भी हमने इस केस स्टडी से सीखी। तो ये थी क्वालकॉम की केस स्टडी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और क्या आप चाहते हैं कि यार मैं एक वीडियो बनाऊं कि यार हुआवे जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में काफ़ी कंट्रीज़ में बैन हो रही है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्यों उसको इतनी एक डेंजरस कंपनी मानी जाती है, तो उस टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट कर देना। और क्या आप चाहते हैं कि यार मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं कि यार मुकेश अंबानी इतना अमीर कैसे हो रहे हैं, मतलब इतने सालों से वो कंसिस्टेंटली कैसे परफॉर्म कर पा रहे हैं स्पेशली पैंडेमिक के टाइम में। तो इस टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। और हाँ यार, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हम बहुत जल्द एक Q&A करने वाले हैं। अभी आप सबके सपोर्ट की वजह से हमारे 2,50,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो गए हैं। तो आप में से काफ़ी लोग नीचे कमेंट में बताते हैं कि भैया अपने बारे में बताओ, या काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो क्वेश्चंस आप लिख देना, मैं एक बहुत जल्दी Q&A वीडियो भी बना दूंगा। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।